शहर की गली में एक अजीब खौफ फैल गया था। रात के 2 बजे का समय था और पुलिस स्टेशन में अचानक एक कॉल आई। फ़ोन पर आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने कहा कि कुछ भयानक हुआ है, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर आरव ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। वे अपराध स्थल पर पहुंचे और देखा कि एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी और हत्या का मामला है। कक्ष के भीतर ताला टूटा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में कोई भी कीमती सामान नहीं छुआ गया था। लाश फर्श पर पड़ी थी और पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सुरक्षित किया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, यह किसी सामान्य चोर का काम नहीं है। साक्ष्यों की जांच के दौरान पाया गया कि हत्या के समय घर में सिर्फ मालिक और उसकी नौकरानी मौजूद थे। नौकरानी ने कांपते हुए बताया कि उसने कुछ सुना था, लेकिन डर के मारे कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। आरव ने अपनी टीम को इंटेरोगेशन रूम में बुलाया और सभी सुरागों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। घर में सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया और अलार्म सिस्टम ने भी काम नहीं किया। आरव को यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। वह सोच रहा था कि अपराधी को पकड़ने के लिए उसे पहले पीड़ित और संदिग्धों की गहरी प्रोफाइल बनानी होगी। आरव ने व्यापारी के परिवार और कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक शुरू किया। अचानक उसे पता चला कि व्यापारी ने पिछले साल एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा किया था। आरव ने महसूस किया कि शायद ये हत्या उसी घोटाले से जुड़ी हो सकती है। वह तय कर चुका था कि अपराध के हर पहलू की जांच होगी, चाहे वह परिवार हो या कर्मचारी। आरव ने शहर में छिपे अपराधियों और गैंग्स के बारे में भी जानकारी जुटाई। पता चला कि शहर में एक कुख्यात गैंग सक्रिय है, जो बड़े बड़े व्यापारियों के खिलाफ काम करता है। आरव ने महसूस किया कि उसे जल्दी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अपराधी अगले कदम में कुछ और कर सकते हैं। आरव ने अपने साथी इंस्पेक्टर सीमा को कहा कि वह किसी भी संदिग्ध को ट्रैक करने में मदद करें। सीमा ने तुरंत शहर के विभिन्न हिस्सों में छिपे संदिग्धों की निगरानी शुरू की। आरव ने घर के अंदर मिले सुरागों की जांच की और पाया कि हत्या का हथियार उसी घर में मौजूद था। हथियार पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, जिससे पता चला कि अपराधी ने बहुत सावधानी बरती थी। आरव ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया और हर कमरे की विस्तार से छानबीन कराई। पता चला कि अपराधी ने कमरे की खिड़कियों को अंदर से बंद किया और फिर बाहर निकलने के लिए खतरनाक रास्ता इस्तेमाल किया। आरव ने महसूस किया कि यह अपराध शातिराना योजनाबद्ध था और इसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता। आरव ने संदिग्ध नौकरानी से फिर से पूछताछ की, लेकिन उसका जवाब बार बार बदल रहा था। आरव को अब लग रहा था कि न केवल हत्या का राज छुपा है, बल्कि अपराधी का असली मकसद भी गहरा है। आरव ने अपने साथी सीमा से कहा कि शहर के अन्य अपराध रिकॉर्ड्स भी चेक करें, शायद कोई पैटर्न मिल जाए। सीमा ने पाया कि पिछले 3 महीनों में शहर में इसी तरह के रहस्यमय अपराध हुए थे। आरव ने तुरंत शहर के पुलिस कमिश्नर को अपडेट किया और कहा कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आरव और उसकी टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में छिपे अपराधियों की पहचान शुरू की। उनका अनुमान था कि अपराधी अपने अगले कदम में किसी और अमीर परिवार को निशाना बना सकता है। आरव ने अपने दिमाग में अपराधियों के व्यवहार और उनके तरीकों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने नोट किया कि अपराधी हमेशा रात के समय और अंधेरे का फायदा उठाता है। आरव ने तय किया कि अगले कदम में उसे अपराधी की मानसिकता को समझना होगा। आरव ने फोरेंसिक टीम को हत्या के स्थल से मिले छोटे छोटे सुरागों की जांच करने के लिए कहा। पता चला कि अपराधी ने जानबूझकर कुछ गलत सुराग छोड़े थे ताकि पुलिस को भटकाया जा सके। आरव ने महसूस किया कि अपराधी की चालाकी इस मामले को और भी चुनौतीपूर्ण बना रही है। आरव ने अपने कंप्यूटर पर अपराधियों की प्रोफाइल और पिछले रिकॉर्ड्स को जोड़ना शुरू किया। उसे शक था कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की गई थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या वित्तीय मकसद भी हो सकता है। आरव ने तय किया कि उसे परिवार, कर्मचारी और शहर में सक्रिय अपराधियों पर नजर रखनी होगी। आरव ने पाया कि व्यापारी के व्यापार में शामिल कई लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आरव ने महसूस किया कि अब उसे केवल सबूतों पर भरोसा नहीं करना होगा, बल्कि मानसिक और रणनीतिक चालों को भी समझना होगा। आरव ने अपने दिमाग में एक जटिल योजना बनाई ताकि अपराधी को फंसाया जा सके। आरव और सीमा ने शहर के सीसीटीवी और ट्रैफिक कैमरों की जांच शुरू की। पता चला कि हत्या के रात कई संदिग्ध वाहन अपराध स्थल के पास थे। आरव ने तुरंत उनके नंबर प्लेट और ड्राइवर की पहचान के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया। कुछ संदिग्धों की पहचान हुई, लेकिन सबूत कमजोर थे। आरव ने महसूस किया कि अपराधी काफी चालाक और अनुभवशील है। आरव ने अपने टीम के साथ एक रणनीति बनाई जिससे अपराधी को ट्रैप किया जा सके।
आरव ने पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल किया और शहर के खतरनाक क्षेत्रों की निगरानी तेज कर दी। सीमा ने पाया कि एक संदिग्ध बार बार शहर में घूम रहा था और उसका व्यवहार अजीब था। आरव ने महसूस किया कि शायद यही अपराधी है और अब उसे जल्दी पकड़ना होगा। आरव ने अपने दिमाग में अगले कदम की योजना बनाई। उसने तय किया कि अपराधी को फंसाने के लिए छुपकर उसका पीछा किया जाएगा। आरव ने अपने साथी पुलिसकर्मियों को सावधान रहने और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का असली मकसद सामने आने वाला है। आरव ने तय किया कि अपराध स्थल से जुड़ी सभी छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर अपराधी की पहचान की जाएगी। सीमा ने संदिग्ध का मोबाइल ट्रैक किया और उसके पिछले मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। आरव ने पाया कि संदिग्ध की गाड़ी बार बार शहर के बैंक और ज्वेलरी स्टोर के पास जाती थी। आरव ने महसूस किया कि अगला हमला शायद इन क्षेत्रों में हो सकता है। आरव ने तुरंत अपने टीम को अलर्ट किया और सभी संभावित निशाने की सुरक्षा बढ़ाई। आरव ने अपराधी की मानसिकता का अनुमान लगाया कि वह डर और भ्रम का फायदा उठाने वाला है। आरव ने अपने दिमाग में अपराधी के अगले कदम का अनुमान लगाया और रणनीति तय की। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का सामना सीधे पुलिस और न्याय से होना चाहिए। आरव ने योजना बनाई कि अपराधी को फंसाने के लिए एक नकली ट्रैप तैयार किया जाएगा। सीमा ने शहर में गुप्त निगरानी बढ़ाई और सभी संदिग्धों पर नजर रखी। आरव ने महसूस किया कि अपराधी अब डर और भ्रम में फंसा हुआ है। आरव ने तय किया कि अगली रात अपराधी का पर्दाफाश होगा। आरव ने अपनी पूरी टीम को तैयार किया और फोरेंसिक, ट्रैफिक और शहर की सभी निगरानी इकाइयों को जोड़ लिया। आरव ने महसूस किया कि अब किसी भी छोटी गलती का अपराधी फायदा उठा सकता है। आरव ने खुद भी छुपकर अपराधी का पीछा करना शुरू किया। आरव ने देखा कि संदिग्ध धीरे धीरे शहर के पुराने बैंक की ओर बढ़ रहा है। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का असली मकसद खुलने वाला है। आरव ने तुरंत टीम को रेडी किया और बैंक के आसपास निगरानी बढ़ा दी। आरव ने अपने दिमाग में संभावित रास्तों और अपराधी की चालों का विश्लेषण किया। संदिग्ध ने बैंक के पीछे एक गुप्त दरवाजा खोला और अंदर गया। आरव ने तुरंत योजना लागू की और बैंक के सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का सामना सीधे होगा। आरव ने अपने साथी पुलिसकर्मियों को सावधानीपूर्वक रणनीति के अनुसार स्थित किया। संदिग्ध ने अंदर जाते ही अलार्म सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव की टीम पहले से मौजूद थी। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का डर और भ्रम बढ़ा है। आरव ने अपराधी को घेरने की योजना बनाई और बैंक के मुख्य हॉल में प्रवेश किया। आरव ने देखा कि अपराधी अब पूरी तरह नर्वस और असमंजस में है। आरव ने धीरे धीरे अपराधी की मानसिक चाल और कमजोरियों का फायदा उठाया। अचानक अपराधी ने हमला किया, लेकिन आरव और उसकी टीम ने उसे पूरी तरह नियंत्रित किया। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में छिपा हुआ खतरा समाप्त हो गया है। आरव ने अपराधी से सख्ती से पूछताछ शुरू की और उसके पीछे की पूरी साजिश उजागर की। पता चला कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि बड़े वित्तीय और अपराधी नेटवर्क के लिए थी। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का नेटवर्क तोड़ना जरूरी है। आरव ने अपनी टीम और शहर की पुलिस को निर्देश दिए कि अपराधी के सहयोगियों की पहचान और पकड़ की जाए। आरव ने अपराधी के सभी डिजिटल और फिजिकल साक्ष्यों को सुरक्षित किया। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में न्याय और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना जरूरी है। आरव ने तय किया कि इस केस की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और न्यायालय में पेश की जाएगी। आरव ने अपराधी के नेटवर्क की तह तक जांच शुरू की और सभी संभावित सहयोगियों की पहचान की। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में कोई भी अपराधी इतनी आसानी से लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर सकता। आरव ने अपनी टीम और शहर की पुलिस के साथ अपराधी के नेटवर्क को पूरी तरह नष्ट किया। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में शांति और सुरक्षा स्थापित हो चुकी है। आरव ने खुद इस केस की पूरी फाइल न्यायालय में जमा की और सभी सबूत पेश किए। आरव ने महसूस किया कि यह केस उसकी करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक जांच थी। आरव ने अपनी टीम और शहर के लोगों को विश्वास दिलाया कि न्याय और सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रहेगी। विक्रम ने जब पहली बार उस बंद गोदाम का ताला तोड़ा तो उसे अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अपने ही अतीत के दरवाजे खोल रहा है। लोहे का शटर आधा उठा हुआ था और अंदर अंधेरा भरा था। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। फर्श पर सूखे खून के धब्बे थे जो जल्दबाजी में साफ करने की कोशिश किए गए थे। दीवार के पास एक टूटी कुर्सी पड़ी थी और रस्सी के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये साफ था कि यहाँ किसी को बांध कर रखा गया था।
विक्रम क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर था और पिछले 15 सालों से उसने कई खतरनाक गिरोह तोड़े थे। लेकिन इस केस में कुछ अलग था। जिस आदमी का अपहरण हुआ था वह कोई साधारण व्यापारी नहीं बल्कि शहर का बड़ा बिल्डर आर्यन मल्होत्रा था। आर्यन 3 दिन पहले अपने ऑफिस से निकला था और फिर गायब हो गया था। सीसीटीवी में आखिरी बार उसकी कार इसी औद्योगिक इलाके की तरफ जाती दिखी थी। विक्रम के साथ सब इंस्पेक्टर सना भी थी जो नई नई टीम में आई थी लेकिन तेज दिमाग रखती थी। सना ने फर्श के पास झुककर कुछ देखा। उसे एक छोटा सा धातु का लॉकेट मिला जिस पर आर खुदा हुआ था। विक्रम ने लॉकेट हाथ में लेकर गौर से देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक आई और फिर वह शांत हो गया। सना ने पूछा कि क्या वह किसी को जानता है जिसका नाम आर से शुरू होता हो। विक्रम ने सिर हिलाकर कहा कि शहर में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे। लेकिन उसके मन में एक ही नाम घूम रहा था, राघव। राघव वही आदमी था जिसने 10 साल पहले विक्रम की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस वक्त विक्रम सबूतों की कमी के कारण उसे सजा नहीं दिला पाया था। राघव अंडरवर्ल्ड का उभरता हुआ नाम था और अचानक शहर से गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ चला गया। गोदाम की तलाशी लेते हुए टीम को एक जली हुई मोबाइल सिम मिली। सना ने अनुमान लगाया कि अपराधियों ने कॉल रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की है। विक्रम ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और पूरे इलाके को सील कर दिया। उसी शाम एक अनजान नंबर से विक्रम के निजी फ़ोन पर कॉल आया। आवाज़ बदली हुई थी लेकिन लहजा आत्मविश्वास से भरा था। कॉलर ने कहा कि अगर आर्यन को जिंदा देखना है तो पुलिस को केस से हटना होगा। विक्रम ने शांत स्वर में पूछा कि वह कौन है। कॉलर हंसा और बोला कि पुरानी पहचान इतनी जल्दी नहीं भूलनी चाहिए। कॉल कट गया। विक्रम ने तुरंत नंबर ट्रेस करने का आदेश दिया लेकिन कॉल इंटरनेट के जरिए किया गया था। उस रात विक्रम घर नहीं गया। वह अपने केबिन में बैठा पुराने फाइलें देखता रहा। 10 साल पुरानी फाइल जिसमें राघव का नाम था उसने फिर से खोली। राघव पर अवैध हथियार, फिरौती और हत्या के कई आरोप थे लेकिन हर बार वह कानून से बच निकला था। फाइल के आखिरी पन्ने पर विक्रम की पत्नी मीरा की फोटो लगी थी। मीरा एक पत्रकार थी जिसने राघव के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग के बाद मीरा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। विक्रम को हमेशा शक रहा कि वह दुर्घटना नहीं हत्या थी, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। अब आर्यन का अपहरण और ये आर वाला लॉकेट उसी पुराने जख्म को कुरेद रहा था। अगले दिन आर्यन के ऑफिस में पूछताछ शुरू हुई। आर्यन के पार्टनर कबीर ने बताया कि हाल ही में कंपनी ने एक बड़ी जमीन की डील रद्द की थी। उस डील में करोड़ों का फायदा था लेकिन आर्यन ने आखिरी समय पर मना कर दिया था। कबीर ने कहा कि उस जमीन पर पहले से किसी और की नज़र थी। विक्रम ने पूछा कि कौन। कबीर ने नाम लेने में हिचक दिखाए। कुछ दबाव के बाद उसने कहा कि उस प्रोजेक्ट के पीछे एक शेल कंपनी थी जिसका असली मालिक पता नहीं चल पाया, लेकिन अफवाह थी कि वह राघव का फ्रंट है। विक्रम के चेहरे पर तनाव की लकीरें गहरी हो गईं। उसी समय सना ने सूचना दी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में गोदाम से मिले खून के धब्बे आर्यन के डीएनए से मेल खाते हैं। इसका मतलब था कि आर्यन जिंदा भी हो सकता है या घायल हालत में कहीं और ले जाया गया है। शाम को फिर कॉल आया। इस बार कॉलर ने एक वीडियो भेजा। वीडियो में आर्यन कुर्सी से बंधा था और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके पीछे दीवार पर वही आर्क का निशान पेन से बना था। कॉलर ने कहा कि 24 घंटे में 5 करोड़ रुपए तैयार रखो, नहीं तो अगला वीडियो आखिरी होगा। विक्रम ने वीडियो को बार बार देखा। उसने दीवार के एक कोने में हल्का सा चिन्ह नोटिस किया जो किसी फैक्ट्री का लोगो लग रहा था। सना ने इंटरनेट पर खोज शुरू की और पाया कि वह लोगो शहर के बाहरी इलाके की एक बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री का है। टीम तुरंत वहां पहुंची। फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा था लेकिन हाल ही में किसी के आने के संकेत थे। एक कमरे में कैमरे के स्टैंड के निशान मिले। स्पष्ट था कि वीडियो वहीं शूट हुआ था, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। विक्रम को महसूस हुआ कि अपराधी हर कदम आगे सोचकर चल रहा है, जैसे वह विक्रम को खेल में उलझाकर आनंद ले रहा हो। उसी रात सना ने एक और जानकारी दी। आर्यन की कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार आया था जो एक पुराने सिम पर रजिस्टर था। वह सिम मीरा के नाम से जुड़ा हुआ था। विक्रम के हाथ से फाइल गिर गई। मीरा की मौत के बाद वह सिम बंद हो गया था, तो फिर वह नंबर फिर से कैसे सक्रिय हुआ? सना ने बताया कि किसी ने मीरा की पुरानी आईडी का इस्तेमाल कर नया सिम निकाला है। ये सीधा संदेश था कि खेल निजी हो चुका है। विक्रम ने तय किया कि वह नियमों से बंध कर नहीं चलेगा। उसने अपने भरोसेमंद मुखबिर अर्जुन से संपर्क किया। अर्जुन अंडरवर्ल्ड की हलचल पर नजर रखता था।
अर्जुन ने बताया कि शहर में हाल ही में एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है जो पुराने नेटवर्क को फिर से जोड़ रहा है। उस गिरोह का नेता नकाब पहनकर मिलता है और खुद को आर्क कहता है। विक्रम ने पूछा कि उसका असली नाम क्या है। अर्जुन ने कहा कि लोग कहते हैं वह राघव हो सकता है, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। अगले दिन फिरौती की रकम देने का समय नज़दीक था। विक्रम ने नकली पैकेट तैयार करवाया जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगाया गया। निर्देश के अनुसार रकम शहर के पुराने फ्लाईओवर के नीचे रखनी थी। विक्रम दूर से निगरानी कर रहा था। एक काले रंग की बाइक आई और पैकेट उठाकर तेजी से निकल गई। टीम ने पीछा किया लेकिन कुछ दूरी पर बाइक गायब हो गई। जीपीएस सिग्नल अचानक बंद हो गया। जैसे ही सिग्नल बंद हुआ, विक्रम के फ़ोन पर मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि खेल अभी शुरू हुआ है। इसके साथ एक फ़ोटो थी। फ़ोटो में विक्रम के घर का दरवाज़ा दिख रहा था। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर सामान बिखरा हुआ था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था क्योंकि वह अकेला रहता था। टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसमें एक पुरानी फ़ोटो थी जिसमें विक्रम, मीरा और राघव एक कॉलेज फंक्शन में साथ खड़े थे। विक्रम ने कभी सना को नहीं बताया था कि वह और राघव कॉलेज के दिनों में दोस्त थे। दोस्ती बाद में दुश्मनी में बदल गई थी जब राघव अपराध की दुनिया में चला गया था। अब यह मामला सिर्फ अपहरण नहीं बल्कि अधूरे हिसाब का था। विक्रम ने कसम खाई कि इस बार वह सच सामने लाकर रहेगा। उसी समय सना का फ़ोन आया। उसने बताया कि आर्यन के बैंक अकाउंट से किसी ने अंदरूनी ट्रांसफ़र किए हैं। ये काम किसी करीबी का हो सकता है। विक्रम को शक हुआ कि कबीर पूरी तरह साफ नहीं है। कहानी अब कई दिशाओं में फैल चुकी थी। एक तरफ आर्यन की जान दांव पर थी, दूसरी तरफ राघव की परछाई अतीत से निकलकर सामने आ रही थी, और तीसरी तरफ कंपनी के भीतर की साजिश के संकेत मिल रहे थे। विक्रम जानता था कि असली खेल अभी खुलना बाकी है। उसने टीम को अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट पर रखा। उसे एहसास था कि अगला कदम या तो आर्यन को बचा लेगा या सब कुछ खत्म कर देगा। और कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि राघव चाहता है कि यह मुकाबला आमने सामने हो। विक्रम ने अपने केबिन की लाइट बंद की और कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि ठंडा गुस्सा था। ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, यह एक युद्ध था जो सालों पहले शुरू हुआ था और अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। विक्रम ने रात के 3 बजे पूरी टीम को मीटिंग रूम में बुलाया। उसने बोर्ड पर 3 नाम लिखे, आर्यन, कबीर, राघव। उसने कहा कि इन तीनों के बीच जो रिश्ता है वही इस केस की कुंजी है। सना ने आर्यन की फाइल खोलकर बताया कि पिछले 6 महीनों में उसकी कंपनी के अकाउंट से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये ट्रांजैक्शन छोटी छोटी शेल कंपनियों में बांटे गए थे ताकि ध्यान न जाए, लेकिन कुल रकम जोड़ने पर वह लगभग 15 करोड़ बैठती थी। विक्रम ने पूछा कि उन कंपनियों का मालिक कौन है। सना ने जवाब दिया कि कागज़ों में अलग अलग नाम हैं लेकिन सभी के रजिस्ट्रेशन एक ही आईपी एड्रेस से किए गए हैं। वह आईपी एड्रेस एक साइबर कैफ़े का है जो 2 साल पहले बंद हो चुका है। विक्रम ने अंदाज़ा लगाया कि यह फर्जी नेटवर्क बहुत पहले से तैयार किया गया था। अर्जुन को फिर से बुलाया गया। अर्जुन ने बताया कि शहर के बाहर पुराने बंद गोदामों में हाल में हलचल देखी गई है। कुछ लोग रात में आते हैं और सुबह से पहले गायब हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी लंगड़ा कर चलता है। विक्रम को याद आया कि राघव कॉलेज के समय फुटबॉल खेलते हुए घायल हुआ था और उसके दाहिने पैर में हल्की लंगड़ाहट रह गई थी। ये संयोग नहीं हो सकता था। विक्रम ने 2 टीम बनाई। एक टीम कबीर पर नज़र रखेगी, दूसरी टीम अर्जुन के बताए गोदामों की निगरानी करेगी। सुबह खबर आई कि कबीर ने अचानक अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। उसने बैंक से बड़ी रकम निकाली और अपने घर में बंद हो गया। सना ने कहा कि शायद वह डर गया है। विक्रम ने कहा कि डर या तो निर्दोष को लगता है या दोषी को। हमें तय करना है कि वह कौन है। उधर निगरानी कर रही टीम ने सूचना दी कि शहर के बाहरी इलाके वाले गोदाम में रात को एक वैन दाखिल हुई है। वैन का नंबर फर्जी था लेकिन ड्राइवर की चाल लंगड़ाती हुई थी। विक्रम तुरंत वहां पहुंचा। टीम ने चारों ओर से घेराबंदी की। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो वहां कुर्सी, रस्सी और कैमरे लगे मिले, लेकिन आर्यन वहां भी नहीं था। दीवार पर एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा था जो अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर नकाब पहना आदमी दिखा। उसने ताली बजाई और कहा कि विक्रम अभी भी उतना ही अधीर है। विक्रम ने चिल्लाकर पूछा कि आर्यन कहाँ है। नकाबपोश ने कहा कि उसे जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत आज भी नहीं गई। उसने कहा कि असली खेल पैसों का नहीं बल्कि विश्वासघात का है।
स्क्रीन पर अचानक एक और वीडियो चला। उसमें कबीर और आर्यन किसी बात पर बहस कर रहे थे। कबीर कह रहा था कि जमीन की डील रद्द करना गलत है। आर्यन मना कर रहा था। फिर वीडियो कट गया। नकाबपोश बोला कि दोस्ती और साझेदारी में फ़र्क समझना जरूरी है। विक्रम को समझ आ रहा था कि वह मानसिक खेल खेल रहा है। प्रोजेक्टर बंद हुआ और गोदाम की लाइटें भी बुझ गईं। अचानक गोली चली। टीम ने जवाबी फायर किया लेकिन अंधेरे में हमलावर भाग निकले। एक आदमी घायल हालत में पकड़ा गया। उसका नाम समीर था और वह पहले कबीर की कंपनी में काम कर चुका था। पूछताछ में समीर ने बताया कि उसे सिर्फ निगरानी का काम दिया गया था। उसे असली मास्टरमाइंड का चेहरा कभी नहीं दिखा, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि सब कुछ किसी पुराने हिसाब के लिए हो रहा है। विक्रम ने उससे पूछा कि आर्यन जिंदा है या नहीं। समीर ने कहा कि उसने 2 दिन पहले उसे जिंदा देखा था। उसे हर बार अलग जगह रखा जाता है। सना ने समीर के फ़ोन से डेटा निकाला। उसमें एक लोकेशन पिंग मिला जो रेलवे यार्ड के पास का था। विक्रम टीम के साथ वहां पहुंचा। एक परित्यक्त डिब्बे में उन्हें खून के ताज़ा निशान मिले, लेकिन आर्यन फिर गायब था। विक्रम को अब साफ हो गया कि कोई अंदर की जानकारी दे रहा है। हर बार पुलिस पहुंचने से पहले जगह खाली हो जाती थी। उसने टीम के सभी सदस्यों के फ़ोन जब्त कर लिए। सना ने चौंक कर पूछा कि क्या वह उन पर शक कर रहा है। विक्रम ने कहा कि शक करना ही उसका काम है। डेटा जांचने पर पता चला कि एक फ़ोन से अनजान नंबर पर लोकेशन शेयर हुई थी। वह फ़ोन हेड कांस्टेबल महेश का था। महेश पिछले 20 साल से विभाग में था और ईमानदार माना जाता था। महेश ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसके बैंक अकाउंट में हाल की बड़ी जमा राशि दिखाई गई तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसे धमकी दी गई थी। किसी ने उसके बेटे के बारे में जानकारी जुटा ली थी और नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी थी। महेश ने कहा कि उसने सिर्फ लोकेशन पास की थी, उसे असली ठिकाने का पता नहीं था। विक्रम को गुस्सा आया लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। उसने महेश को सस्पेंड किया और आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अब ये साफ था कि दुश्मन पुलिस की चाल पहले से जान रहा है। उसी शाम कबीर खुद थाने आ गया। उसने कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। उसने बताया कि उसे एक अनजान ईमेल मिला है जिसमें उसकी और आर्यन की निजी बातें रिकॉर्ड की गई हैं। ईमेल में लिखा था कि अगर वह पुलिस से सच नहीं बताएगा तो अगला निशाना वही होगा। विक्रम ने पूछा कि कौन सा सच। कबीर ने हिचकिचाकर बताया कि जमीन की डील में असल में आर्यन पीछे हटना चाहता था क्योंकि उसे पता चला था कि जमीन पर अवैध कब्जे और पुराने अपराध जुड़े हैं। वह किसी ऐसे नेटवर्क से जुड़ी थी जो 10 साल पहले भी सक्रिय था। विक्रम समझ गया कि यह इशारा राघव के पुराने धंधों की तरफ है। कबीर ने यह भी स्वीकार किया कि कंपनी के कुछ फंड उसने दबाव में ट्रांसफ़र किए थे। उसे लगा था कि इससे मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अब सब उसके नियंत्रण से बाहर था। तभी सना कमरे में घबराई हुई आई। उसने बताया कि एक और वीडियो आया है। इस बार वीडियो लाइव था। स्क्रीन पर आर्यन दिखाई दिया। उसके पास नकाबपोश खड़ा था। नकाबपोश ने कहा कि खेल का अगला चरण शुरू हो चुका है। उसने विक्रम को चुनौती दी कि अगर वह सच में उसे पकड़ना चाहता है तो अकेले आए। उसने एक लोकेशन भेजी जो शहर के पुराने कोर्ट बिल्डिंग की थी जो अब बंद पड़ी थी। विक्रम ने बिना देर किए जाने का फैसला किया। सना ने साथ चलने की जिद की लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह निजी है। वह अकेले वहां पहुंचा। अंदर हॉल में कुर्सी पर आर्यन बंधा था। नकाबपोश सामने खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। वह सच में राघव था। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे लेकिन आंखों में वही पुराना अहंकार था। राघव ने कहा कि 10 साल पहले विक्रम ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। विक्रम ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ कानून का साथ दिया था। राघव हंसा और बोला कि मीरा का स्टिंग अगर पूरा हो जाता तो वह जेल में सड़ता। उसने कहा कि मीरा की मौत दुर्घटना नहीं थी। विक्रम का गुस्सा उफान पर था। राघव ने आगे कहा कि उसने मीरा को रास्ते से हटाया ताकि अपना साम्राज्य बचा सके। अब वह विक्रम को उसी दर्द से गुजरते देखना चाहता है। आर्यन सिर्फ एक मोहरा था। असल लक्ष्य विक्रम था। विक्रम ने बंदूक तानी लेकिन राघव ने पहले ही स्नाइपर तैनात कर रखे थे। उसने कहा कि अगर उसने गोली चलाई तो आर्यन मर जाएगा। राघव ने एक और खुलासा किया। उसने बताया कि कंपनी के फंड से जो रकम निकाली गई वह उसी ने निर्देशित की थी ताकि कबीर और आर्यन के बीच अविश्वास पैदा हो। वह चाहता था कि सब एक दूसरे पर शक करें। विक्रम ने समय लेने के लिए बातचीत जारी रखी। उधर सना ने विक्रम के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी और टीम के साथ वहां पहुंच रही थी। राघव ने कहा कि वह शहर छोड़ने वाला है।
लेकिन जाने से पहले वह विक्रम को तोड़ना चाहता है। अचानक बाहर सायरन की आवाज़ गूंजी। राघव चौंका। विक्रम ने मौका देखकर झपट्टा मारा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गोली चली और हॉल में अफरा तफरी मच गई। स्नाइपर ने फायर किया लेकिन सना और टीम ने जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों में राघव के आदमी पकड़े गए। राघव घायल होकर गिर पड़ा। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। विक्रम को लगा कि आखिरकार 10 साल का हिसाब पूरा हुआ। लेकिन अगले दिन खबर आई कि जिस वैन से राघव को कोर्ट ले जाया जा रहा था उस पर हमला हुआ। 2 पुलिसकर्मी मारे गए और राघव फरार हो गया। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। ये युद्ध अभी बाकी था। अब मामला सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने का था जो परछाइयों में पल रहा था। विक्रम ने फैसला किया कि इस बार वह जड़ तक जाएगा, और अगर इसके लिए उसे सिस्टम से टकराना पड़ा तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। राघव के फरार होने की खबर ने पूरे विभाग को हिला दिया। मीडिया में पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे। कमिश्नर ने विक्रम को तुरंत मुख्यालय बुलाया। मीटिंग रूम में माहौल तनाव से भरा था। कमिश्नर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर 24 घंटे में ठोस प्रगति नहीं हुई तो केस किसी और को सौंप दिया जाएगा। विक्रम ने बिना बहस किए जिम्मेदारी ली। उसे पता था कि अब ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का मामला नहीं बल्कि विभाग की साख का सवाल है। सना ने अपडेट दिया कि जिस वैन पर हमला हुआ उसमें इस्तेमाल हथियार मिलिट्री ग्रेड के थे। इसका मतलब था कि राघव के पास साधारण गुंडों से ज़्यादा ताकतवर नेटवर्क है। हमले की जगह से एक चिप मिली थी जो किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का हिस्सा लग रही थी। साइबर टीम ने बताया कि उस चिप में एन्क्रिप्टेड डेटा है। उसे तोड़ने में समय लगेगा। विक्रम ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने बताया कि अंडरवर्ल्ड में चर्चा है कि राघव ने शहर में 2 बड़े कारोबारियों से हाथ मिलाया है। उनमें से एक का नाम था धीरज सूद। धीरज रियल एस्टेट का बड़ा नाम था और उसके राजनीतिक संबंध भी मजबूत थे। विक्रम ने धीरज की फाइल निकलवाई। उसके खिलाफ कई शिकायतें थीं लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। सना ने बताया कि धीरज की कंपनी और आर्यन की कंपनी के बीच पिछले साल एक गुप्त समझौता हुआ था। ये समझौता आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था। विक्रम ने अंदाजा लगाया कि जमीन की वही डील असली जड़ है। टीम ने धीरज के ऑफिस की निगरानी शुरू की। 2 दिन तक कोई खास हलचल नहीं दिखी। तीसरे दिन रात को धीरज की कार एक पुराने होटल में गई जो कई साल से बंद था। विक्रम और सना तुरंत वहां पहुंचे। अंदर एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। कमरे में धीरज, कबीर और एक तीसरा आदमी मौजूद था। वह तीसरा आदमी नकाब में था। विक्रम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। नकाबपोश पीछे के दरवाजे से भाग निकला। धीरज और कबीर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में धीरज ने कहा कि वह सिर्फ जमीन खरीदना चाहता था। उसे राघव के असली इरादों का पता नहीं था। कबीर टूट गया। उसने कबूल किया कि राघव ने उसे ब्लैकमेल किया था। राघव के पास उसके पुराने गैरकानूनी सौदों के सबूत थे। कबीर ने माना कि उसने जानबूझकर आर्यन को कुछ फैसलों में उलझाया ताकि कंपनी कमजोर हो जाए। लेकिन अपहरण की योजना में वह सीधे शामिल नहीं था। विक्रम ने समझ लिया कि राघव लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसी समय साइबर टीम ने एन्क्रिप्टेड चिप का डेटा डिक्रिप्ट कर लिया। डेटा में कई लोकेशन और तारीखें थीं। उनमें से एक लोकेशन शहर के पोर्ट एरिया की थी। विक्रम को शक हुआ कि राघव शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। टीम तुरंत पोर्ट की ओर रवाना हुई। वहां एक कंटेनर यार्ड में संदिग्ध गतिविधि मिली। एक जहाज आधी रात को रवाना होने वाला था। कंटेनरों की तलाशी शुरू हुई। एक कंटेनर में हथियारों का जखीरा मिला। दूसरे में नकली पासपोर्ट और नकद रकम थी। तीसरे कंटेनर में एक ऑफिस जैसा सेटअप था जहां से डिजिटल कमांड दिए जा रहे थे। लेकिन राघव वहां भी नहीं मिला। अचानक सना को सूचना मिली कि आर्यन अस्पताल से गायब है। ये खबर चौंकाने वाली थी। आर्यन अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था। विक्रम ने अस्पताल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में दिखा कि आर्यन खुद व्हीलचेयर से उठकर पीछे के गेट से बाहर गया। वह किसी के दबाव में नहीं लग रहा था। ये देखकर विक्रम के मन में शक की एक नई परत खुली। क्या आर्यन खुद इस खेल का हिस्सा है? सना ने आर्यन के बैंक रिकॉर्ड दोबारा जांचे। उसे एक गुप्त अकाउंट मिला जो विदेश में था। उस अकाउंट में पिछले 3 साल से नियमित ट्रांसफर हो रहे थे। विक्रम ने अंदाजा लगाया कि यह रकम किसी बड़ी योजना के लिए जमा की जा रही थी। अर्जुन ने बताया कि शहर में चर्चा है कि राघव अकेला काम नहीं करता। उसके साथ कोई अंदरूनी दिमाग है जो प्लानिंग करता है।
विक्रम को अब लगने लगा कि शायद वह दिमाग आर्यन ही है। उसी रात विक्रम के फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि अगर सच जानना है तो पुराने मिल में आओ। लोकेशन वही थी जहां 10 साल पहले मीरा की दुर्घटना हुई थी। विक्रम अकेले वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसने सना को गुप्त रूप से पीछे आने को कहा। मिल के अंदर अंधेरा था। एक कमरे में लाइट जली। वहां आर्यन खड़ा था। विक्रम ने पूछा कि वह क्या खेल खेल रहा है। आर्यन ने शांत आवाज में कहा कि खेल उसने नहीं बल्कि हालात ने शुरू किया। उसने बताया कि 10 साल पहले वह भी उसी जमीन के प्रोजेक्ट में छोटा निवेशक था। राघव ने उसे धोखा दिया और उसके पिता को दिवालिया कर दिया। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। आर्यन ने तब से बदला लेने की कसम खाई। उसने अपनी कंपनी खड़ी की और धीरे धीरे राघव के नेटवर्क के करीब पहुंचा। अपहरण की घटना एक दिखावा थी ताकि राघव खुलकर सामने आए। विक्रम स्तब्ध रह गया। आर्यन ने कहा कि उसने जानबूझकर खुद को खतरे में दिखाया ताकि राघव आत्मविश्वास में गलती करे। विक्रम ने पूछा कि फिर अस्पताल से क्यों भागा। आर्यन ने कहा कि उसे पता चला कि राघव पोर्ट के रास्ते भागने वाला है और उसे रोकना जरूरी था। तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। राघव सामने आया। उसने कहा कि उसे पहले से पता था कि आर्यन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह दोनों को एक साथ खत्म करना चाहता था। राघव ने कहा कि असली दिमाग वही है जिसने सबको एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर किया। उसने बताया कि महेश को फंसाने का प्लान भी उसी का था ताकि पुलिस का ध्यान भटके। सना और टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ते बंद थे। गोलीबारी हुई। आर्यन घायल हुआ लेकिन बच गया। राघव को फिर से पकड़ा गया। इस बार उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। पूछताछ में राघव ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसके डिजिटल नेटवर्क से कई बड़े नाम सामने आने लगे। धीरज समेत कई कारोबारी गिरफ्तार हुए। शहर में वर्षों से चल रहे अवैध जमीन सौदों का पर्दाफाश होने लगा। आर्यन ने अपने गुप्त अकाउंट और योजनाओं की जानकारी पुलिस को दी। उसने माना कि उसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन उसका मकसद अपराध खत्म करना था। विक्रम ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। केस धीरे धीरे अदालत की ओर बढ़ा, लेकिन एक रात हाई सिक्योरिटी सेल में आग लग गई। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं था। जब तक आग बुझी, राघव अपनी कोठरी में मृत पाया गया। रिपोर्ट में दम घुटने से मौत बताई गई। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि या तो किसी ने उसे चुप करा दिया या उसने खुद को खत्म किया ताकि राज बाहर न आए। राघव की मौत के साथ कई रहस्य भी दफन हो गए, लेकिन उसके नेटवर्क के बचे हुए लोग अभी सक्रिय थे। विक्रम ने तय किया कि वह पूरी जड़ खत्म किए बिना नहीं रुकेगा। उसने सना को स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया। अब ये लड़ाई एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ थी जो वर्षों से अपराध को सहारा देता रहा था। विक्रम जानता था कि आगे का रास्ता लंबा है और यह युद्ध शायद कभी पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उसने ठान लिया था कि जब तक वह इस वर्दी में है तब तक अपराध की हर परत को उजागर करेगा। राघव की मौत के बाद मामला आधिकारिक रूप से बंद मान लिया गया। रिपोर्ट में आग को शॉर्ट सर्किट बताया गया। पोस्टमार्टम में दम घुटने की पुष्टि हुई, लेकिन विक्रम को ये कहानी अधूरी लग रही थी। उसने फाइल बंद करने से इनकार कर दिया। कमिश्नर ने उसे समझाया कि ऊपर से दबाव है, मीडिया का ध्यान हट चुका है, राजनीतिक स्तर पर भी शांति चाहिए। विक्रम ने सिर्फ इतना कहा कि अगर सच्चाई दबी रह गई तो यह नेटवर्क फिर लौटेगा। सना ने जेल के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। आग लगने से ठीक 10 मिनट पहले कैमरे बंद हो गए थे। बैकअप सर्वर भी उसी समय डाउन हुआ था। यह संयोग नहीं हो सकता था। तकनीकी टीम ने जांच में पाया कि सिस्टम को अंदर से एक्सेस किया गया था। आईडी एक जेल कर्मचारी की थी जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश पिछले 15 साल से सेवा में था। जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बैंक खाते में हाल ही में बड़ी रकम जमा मिली। पूछताछ के दबाव में उसने बताया कि उसे सिर्फ कैमरे बंद करने का आदेश मिला था। उसे यह नहीं बताया गया था कि आगे क्या होगा। आदेश देने वाला व्यक्ति फोन पर था। आवाज़ बदली हुई थी, लेकिन प्रकाश ने एक बात नोटिस की थी। फोन करने वाला हर वाक्य के बाद हल्की खांसी करता था। सना ने तुरंत पुराने कॉल रिकॉर्ड खंगाले। धीरज सूद को भी पुरानी फाइलों में ऐसी ही आदत थी। धीरज पहले ही जेल में था, लेकिन जेल में उसके पास मोबाइल कैसे पहुंचा? तलाशी में उसके बैरक से एक छोटा सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ। धीरज ने साफ इनकार किया। उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। विक्रम ने कहा कि राघव की मौत से किसे फ़ायदा हुआ?
धीरज चुप रहा। उसी समय खबर आई कि धीरज की कंपनी के पुराने अकाउंट से फिर पैसे ट्रांसफर हुए हैं। किसी ने अंदर से ऑपरेशन जारी रखा हुआ था। सना ने अकाउंट की चेन ट्रैक की। रकम एक ट्रस्ट के नाम गई थी। ट्रस्ट का नाम था नवनिर्माण सेवा संस्था। कागजों में यह एक सामाजिक संगठन था, लेकिन उसके पते पर जाने पर एक खाली इमारत मिली। विक्रम ने अनुमान लगाया कि यह नेटवर्क नए नाम से काम कर रहा है। उसी शाम अर्जुन ने खबर दी कि शहर में एक नया चेहरा उभर रहा है। लोग उसे सर कहकर बुलाते हैं। वह सीधे सामने नहीं आता। उसके आदेश डिजिटल माध्यम से पहुंचते हैं। विक्रम ने पूछा कि क्या कोई उसे देखा है। अर्जुन ने कहा कि सिर्फ इतना पता है कि वह बहुत शिक्षित है और पुराने सिस्टम की हर कमजोरी जानता है। विक्रम के दिमाग में एक नाम कौंधा। कबीर। कबीर जमानत पर बाहर था। उसने सहयोग का वादा किया था, लेकिन उसके खिलाफ ठोस आरोप साबित नहीं हुए थे। सना ने कबीर की गतिविधियां ट्रैक की। वह सार्वजनिक रूप से शांत था, लेकिन उसकी एक गुप्त मीटिंग की जानकारी मिली। मीटिंग शहर के एक निजी क्लब में होने वाली थी। विक्रम ने अंडरकवर ऑपरेशन की योजना बनाई। सना वेट्रेस बनकर अंदर गई। मीटिंग रूम में कबीर 3 लोगों से बात कर रहा था। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि राघव के बाद नेतृत्व की जरूरत है। कबीर ने जवाब दिया कि नेतृत्व भावनाओं से नहीं, रणनीति से तय होता है। सना ने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली। विक्रम ने तुरंत छापा मारा। कबीर पकड़ा गया, लेकिन उसके वकील ने दलील दी कि बातचीत में कोई अपराध स्वीकार नहीं हुआ है। सिर्फ शब्दों के आधार पर गिरफ्तारी मुश्किल थी। विक्रम को समझ आया कि असली खेल कानूनी परतों में छिपा है। उसी रात विक्रम के घर पर एक लिफाफा मिला। उसमें मीरा की पुरानी डायरी का एक पन्ना था। पन्ने पर लिखा था कि राघव अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और है जो पर्दे के पीछे रहता है। विक्रम ने डायरी के बाकी हिस्से निकाले। उसमें एक नाम बार बार आया था, एस। मीरा ने लिखा था कि एस बहुत ताकतवर है और सबूत जुटाना मुश्किल है। विक्रम ने पुराने कॉलेज रिकॉर्ड खंगाले। राघव और विक्रम के साथ पढ़ने वालों में एक नाम था, समर चौधरी। समर पढ़ाई में तेज था और बाद में विदेश चला गया था। कुछ साल पहले वह लौटकर शहर में एक कंसल्टेंसी फर्म खोल चुका था। उसकी फर्म सरकारी प्रोजेक्ट्स में सलाह देती थी। सना ने पाया कि समर की फर्म का नाम भी उसी ट्रस्ट से जुड़ा है जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे। विक्रम ने समर से मिलने का फैसला किया। समर ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने कहा कि वह वर्षों बाद पुराने दोस्त से मिल रहा है। विक्रम ने सीधे सवाल किया कि क्या वह राघव के नेटवर्क से जुड़ा है। समर ने हंसकर कहा कि वह अब कानून के दायरे में काम करता है। उसने आरोपों को निराधार बताया, लेकिन बातचीत के दौरान उसकी खांसी वही थी जो प्रकाश ने बताई थी। विक्रम ने नोटिस किया कि समर हर वाक्य के बाद गला साफ करता है। सना ने समर की डिजिटल गतिविधियों की जांच की। उसे पता चला कि जेल की रात उसके ऑफिस से एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेजा गया था। ये सिग्नल जेल के सर्वर से जुड़ा था। अब तस्वीर साफ हो रही थी। समर ही वह एस हो सकता था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। विक्रम ने एक जाल बिछाया। उसने मीडिया में खबर लीक करवाई कि राघव ने मरने से पहले एक पेन ड्राइव छिपाई थी जिसमें पूरे नेटवर्क के नाम हैं। ये खबर सुनते ही समर की गतिविधि बढ़ गई। उसने अपने एक आदमी को पुराने मिल में भेजा जहां पहले भी टकराव हुआ था। टीम ने उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे समर ने भेजा था। अब विक्रम के पास कड़ी जुड़ने लगी। विक्रम ने समर को हिरासत में लिया। पहले तो उसने राजनीतिक दबाव डलवाने की कोशिश की, लेकिन जब डिजिटल सबूत और गवाह सामने आए तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। समर ने स्वीकार किया कि उसने ही राघव को सालों पहले फंडिंग दी थी। वह दिमाग था और राघव चेहरा। राघव के मरने के बाद उसने सोचा था कि नेटवर्क वह खुद संभालेगा। जेल की आग भी उसी की योजना थी ताकि राघव कभी बोल न सके। विक्रम ने पूछा कि उसका मकसद क्या था। समर ने कहा कि वह सिस्टम को नियंत्रित करना चाहता था। जमीन, राजनीति और पुलिस सब पर पकड़। वह मानता था कि कानून को मोड़ा जा सकता है, लेकिन इस बार उसकी गणना गलत साबित हुई। समर की गिरफ्तारी से नेटवर्क की रीढ़ टूट गई। धीरज और कबीर के खिलाफ भी मजबूत केस बना। आर्यन ने गवाही देने का फैसला किया। उसने कहा कि बदला लेने के बजाय उसे कानून का साथ देना चाहिए था। विक्रम ने केस की पूरी फाइल अदालत में पेश की। लंबी सुनवाई के बाद समर और उसके साथियों को सजा सुनाई गई। शहर में धीरे धीरे अवैध सौदों का जाल खत्म होने लगा। विक्रम ने आखिरकार मीरा की डायरी बंद की। उसे लगा कि वर्षों का बोझ हल्का हुआ है,
लेकिन उसने सना से कहा कि अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, ये सिर्फ रूप बदलता है। सना ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक ऐसे लोग हैं जो लड़ने को तैयार हैं तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। विक्रम ने अपनी वर्दी की ओर देखा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी तब तक चलेगी जब तक आखिरी परत भी उजागर न हो जाए। समर की सजा के बाद शहर में कुछ समय के लिए शांति दिखाई देने लगी। अवैध जमीन सौदों पर रोक लगी। कई अफसरों का तबादला हुआ। पुलिस विभाग में विक्रम की प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन विक्रम जानता था कि संगठित अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह सिर्फ इंतजार करता है और फिर नए चेहरे के साथ लौटता है। 3 महीने बाद आर्थिक अपराध शाखा से एक रिपोर्ट आई। शहर में नकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों की ठगी हो रही थी। निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच दिया जाता और फिर कंपनी गायब हो जाती। इन कंपनियों के दस्तावेज बेहद पेशेवर तरीके से तैयार किए गए थे। विक्रम को तुरंत लगा कि यह काम किसी सामान्य ठग का नहीं हो सकता। सना ने डाटा इकट्ठा किया। सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में एक समान पैटर्न था। डायरेक्टर अलग अलग थे लेकिन ऑडिटर एक ही था। उस ऑडिटर का नाम था निखिल अरोड़ा। निखिल पहले समर की कंसल्टेंसी में काम कर चुका था। ये कड़ी मामूली नहीं थी। निखिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने कहा कि वह सिर्फ पेशेवर सेवा देता है। उसे क्लाइंट की मंशा का पता नहीं होता। लेकिन उसके लैपटॉप की फोरेंसिक जांच में एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिला। फोल्डर में निवेशकों की सूची और फर्जी प्रोजेक्शन फाइलें थीं। निखिल ने दबाव में स्वीकार किया कि वह अकेला नहीं है। पूरी योजना एक नए समूह द्वारा चलाई जा रही है। उस समूह का नाम अंदरूनी शकल में सिंडिकेट है। विक्रम ने पूछा कि उसका मुखिया कौन है। निखिल ने कहा कि उसने कभी असली चेहरा नहीं देखा। आदेश एक सुरक्षित सर्वर से आते हैं। पेमेंट क्रिप्टोकरेंसी में होती है। सना ने साइबर सेल को सक्रिय किया। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन ट्रैक किए गए। रकम कई वॉलेट से गुजरकर अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज तक पहुंचती थी। लेकिन वहां से डेटा निकालना आसान नहीं था। इसी बीच एक निवेशक ने आत्महत्या कर ली। उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। मीडिया ने फिर सवाल उठाए। विक्रम पर दबाव बढ़ा। उसे एहसास हुआ कि यह मामला पहले से ज़्यादा जटिल है। सिंडिकेट सिर्फ जमीन या अपहरण तक सीमित नहीं था। अब ये डिजिटल वित्तीय अपराध में उतर चुका था। सना ने एक और खोज की। सिंडिकेट की फर्जी कंपनियों के सर्वर एक ही डेटा सेंटर में होस्ट थे। डेटा सेंटर शहर के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र में था। विक्रम ने छापा मारने का आदेश दिया। डेटा सेंटर कानूनी रूप से पंजीकृत था, लेकिन एक गुप्त सर्वर रूम मिला जो आधिकारिक नक्शे में नहीं था। वहां से कई रिमोट लॉगिन सक्रिय थे। सिस्टम एडमिन ने बताया कि यह रूम एक प्राइवेट क्लाइंट के लिए है। क्लाइंट का नाम गोपनीय रखा गया था, लेकिन भुगतान एक विदेशी कंपनी के माध्यम से हुआ था। जांच में पता चला कि विदेशी कंपनी के डायरेक्टर का नाम आदित्य राणा है। आदित्य राणा पूर्व पुलिस अधिकारी था जिसने 5 साल पहले नौकरी छोड़ी थी। वह साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन गया था। विक्रम को ये जानकारी चुभी। आदित्य कभी उसी विभाग में था। उसने कई बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। विक्रम ने उससे मुलाकात की। आदित्य ने शांत स्वर में कहा कि उसका डेटा सेंटर से कोई गैरकानूनी संबंध नहीं है। वह सिर्फ टेक्निकल सेवाएं देता है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि सर्वर रूम के गुप्त अनुबंध पर उसका हस्ताक्षर क्यों है तो वह चुप हो गया। सना ने पाया कि आदित्य के बैंक खाते में भारी रकम आई है। रकम क्रिप्टो से कन्वर्ट होकर आई थी। आदित्य ने अंततः स्वीकार किया कि उसे सिंडिकेट ने नियुक्त किया था, लेकिन उसने दावा किया कि वह सिर्फ सुरक्षा ढांचा तैयार करता था। उसे असली गतिविधियों का पता नहीं था। विक्रम ने कहा कि एक पूर्व अधिकारी को इतना भोला नहीं माना जा सकता। पूछताछ के दौरान आदित्य ने एक चौंकाने वाली बात कही। उसने बताया कि सिंडिकेट का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं है। वे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी चाहते हैं। जब निवेशक ठगे जाएंगे और कंपनियां दिवालिया होंगी तो वही लोग सस्ते में प्रोजेक्ट खरीदेंगे। यह आर्थिक कब्जे की रणनीति थी। विक्रम को समझ आया कि यह खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। उसी समय सना को एक ईमेल मिला। ईमेल में एक वीडियो लिंक था। वीडियो में एक व्यक्ति नकाब में था। उसने कहा कि पुलिस जितना दबाव डालेगी, नुकसान उतना बढ़ेगा। उसने धमकी दी कि अगले सप्ताह एक बड़ा वित्तीय सर्वर क्रैश होगा जिससे शहर की कई बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएंगी। ये सीधी चुनौती थी। विक्रम ने तुरंत साइबर आपात बैठक बुलाई। बैंकों और आईटी विशेषज्ञों को शामिल किया गया। संभावित हमले की तैयारी शुरू हुई। सना ने सर्वर लॉग में एक संदिग्ध कोड पाया।
वह एक टाइमर आधारित मालवेयर था जो निर्धारित समय पर सक्रिय होना था। आदित्य ने स्वीकार किया कि यह कोड उसने लिखा था, लेकिन उसे असली उपयोग नहीं बताया गया था। टीम ने रात भर काम कर मालवेयर को निष्क्रिय किया। हमला विफल रहा, लेकिन इससे स्पष्ट हो गया कि सिंडिकेट के पास उच्च तकनीकी क्षमता है। विक्रम ने रणनीति बदली। उसने खुली कार्रवाई के बजाय गुप्त घुसपैठ का निर्णय लिया। एक युवा साइबर विशेषज्ञ रोहन को अंडरकवर भेजा गया। रोहन ने नकली पहचान से सिंडिकेट के डिजिटल फोरम में प्रवेश किया। कई सप्ताह तक उसने भरोसा जीता। अंततः उसे एक एन्क्रिप्टेड मीटिंग लिंक मिला। उस लिंक से पता चला कि सिंडिकेट का कोर ग्रुप शहर में ही मिल रहा है। लोकेशन एक निजी वेयरहाउस थी। विक्रम ने विशेष बल के साथ छापा मारा। अंदर कई कंप्यूटर, नकली दस्तावेज और नकदी मिली। कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर भी मुखिया नहीं मिला। रोहन ने बताया कि मीटिंग में सभी उसे चेयरमैन कहकर संबोधित करते थे। चेयरमैन कभी कैमरा ऑन नहीं करता था। वह सिर्फ ऑडियो से निर्देश देता था। आवाज को डिजिटल रूप से बदला जाता था। सना ने ऑडियो फाइल की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की। उसे आवाज में हल्की तकनीकी गड़बड़ी मिली जो एक खास सॉफ्टवेयर से जुड़ी थी। वह सॉफ्टवेयर शहर में केवल 2 लाइसेंस पर रजिस्टर्ड था। एक आदित्य के पास, दूसरा एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर का नाम था राघव मेहरा। विक्रम चौंका। नाम वही था लेकिन व्यक्ति अलग। राघव मेहरा साइबर कानून का विशेषज्ञ था। उसकी छवि साफ थी, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने हाल ही में कई गुप्त सेमिनार लिए हैं जिनमें बंद दरवाजे के पीछे चुनिंदा लोग शामिल हुए। विक्रम ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सहयोग लिया। एक सेमिनार के दौरान छापा मारा गया। राघव मेहरा के लैपटॉप में सिंडिकेट की फाइलें मिलीं। उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब डिजिटल साक्ष्य सामने आए तो वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि समर के गिरने के बाद उसने नेटवर्क संभाला। वह मानता था कि आर्थिक नियंत्रण से ही असली शक्ति मिलती है। उसने कहा कि पुलिस को हराना उसके लिए एक बौद्धिक चुनौती थी। विक्रम ने शांत स्वर में कहा कि अपराध चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, अंत में कानून के सामने टिकता नहीं। राघव मेहरा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। सिंडिकेट की फाइलें जब्त हुईं। निवेशकों को राहत देने के लिए विशेष फंड बनाया गया। कई ठगे गए परिवारों को मुआवजा मिला। शहर ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। विक्रम ने महसूस किया कि अपराध का रूप बदलता रहता है। कभी वह बंदूक से आता है, कभी वह कंप्यूटर कोड के रूप में, लेकिन हर रूप में उसका मकसद शोषण ही होता है। सना ने कहा कि इस बार लड़ाई दिमाग से जीती गई है। विक्रम ने जवाब दिया कि असली जीत तब होगी जब लोग लालच के जाल में फंसना बंद करेंगे। केस बंद होने के बाद भी विक्रम ने साइबर विंग को मजबूत करने की सिफारिश की। नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए। आदित्य को भी अदालत में सजा मिली। निखिल और बाकी सहयोगी भी दोषी ठहराए गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी, क्योंकि अपराध का चक्र निरंतर चलता रहता है। लेकिन इस अध्याय में कानून ने बढ़त बना ली थी। विक्रम ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि शायद यही उसकी असली लड़ाई है। हर नए चेहरे के पीछे छिपी उसी पुरानी प्रवृत्ति से संघर्ष, और जब तक वह वर्दी में है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सिंडिकेट के टूटने के बाद विभाग में एक नई ऊर्जा थी। साइबर विंग को अतिरिक्त फंड मिला। विक्रम को स्पेशल टास्क यूनिट का प्रमुख बना दिया गया। सना को आधिकारिक रूप से उसकी डिप्टी नियुक्त किया गया। लेकिन जैसे ही एक जाल टूटता है, दूसरा कहीं और बुना जा चुका होता है। 3 सप्ताह बाद शहर में लगातार 3 हत्याएं हुईं। तीनों पीड़ित अलग अलग क्षेत्रों से थे। एक बिल्डर, एक बैंक मैनेजर, एक स्थानीय पार्षद। पहली नज़र में इन तीनों के बीच कोई संबंध नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक समानता मिली। तीनों के शरीर में एक ही दुर्लभ जहर पाया गया। जहर तेजी से असर करता था और सामान्य जांच में पकड़ में नहीं आता। फॉरेंसिक ने बताया कि यह एक संशोधित रासायनिक यौगिक है जो आमतौर पर प्रयोगशालाओं में शोध के लिए बनता है। विक्रम को लगा कि यह साधारण हत्या नहीं है, यह एक संदेश है। सना ने तीनों की कॉल डिटेल और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। तीनों ने हाल ही में एक ही ट्रस्ट को दान दिया था। ट्रस्ट का नाम था जन उत्थान फाउंडेशन। ट्रस्ट की वेबसाइट आकर्षक थी। उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर बड़े दावे किए गए थे। लेकिन जब टीम ने उसके पते पर जाकर जांच की तो वहां एक छोटा ऑफिस मिला जिसमें सिर्फ 2 कर्मचारी थे। उन कर्मचारियों ने कहा कि वे सिर्फ फ्रंट डेस्क संभालते हैं, असली संचालन ऑनलाइन होता है। सना ने सर्वर लोकेशन ट्रेस की। सर्वर देश से बाहर होस्ट था, लेकिन भुगतान भारत के ही एक बैंक खाते में आ रहा था। विक्रम ने बैंक खाते के लाभार्थी का नाम निकाला। नाम था आरव सिंह।
आरव सिंह एक युवा उद्यमी था जिसने हाल ही में कई सामाजिक अभियानों की शुरुआत की थी। उसकी छवि साफ सुथरी थी। मीडिया उसे प्रेरणादायक चेहरा कहता था। विक्रम ने उससे मुलाकात की। आरव ने कहा कि उसका फाउंडेशन पूरी तरह पारदर्शी है। उसने हत्या के आरोपों से दूरी बनाई। लेकिन जब उससे पूछा गया कि दान देने वालों की सूची में मारे गए तीनों लोग क्यों थे, तो उसने कहा कि बड़े दानदाता अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नाम जोड़ते हैं। सना को आरव की बातों में आत्मविश्वास से ज्यादा तैयारी दिखी, जैसे वह हर सवाल के लिए पहले से जवाब लेकर बैठा हो। उसी शाम एक और हत्या हुई। इस बार पीड़ित एक पत्रकार था जो हाल में जन उत्थान फाउंडेशन पर रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसके लैपटॉप से आधी अधूरी फाइल मिली। फाइल में लिखा था कि फाउंडेशन के दान का कुछ हिस्सा गुप्त खातों में जा रहा है। विक्रम ने समझ लिया कि यह नेटवर्क सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सफाई अभियान चला रहा है। जो भी उनके खिलाफ जाता है वह खत्म कर दिया जाता है। सना ने जहर के स्रोत की खोज शुरू की। रसायन एक निजी प्रयोगशाला में बना था। प्रयोगशाला का लाइसेंस आरव की कंपनी के नाम पर था। अब शक गहरा गया, लेकिन सीधा सबूत अभी भी नहीं था। विक्रम ने अंडरकवर ऑपरेशन की योजना बनाई। एक अधिकारी को संभावित दानदाता बनाकर फाउंडेशन के संपर्क में भेजा गया। उसे विशेष मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग एक आलीशान फार्म हाउस में हुई। अंदर कुछ चुनिंदा लोग बैठे थे। आरव ने वहां भाषण दिया। उसने कहा कि समाज को बदलने के लिए पुराने ढांचे को तोड़ना होगा। उसने भ्रष्ट लोगों की सूची का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग सुधार के रास्ते में बाधा हैं। अंडरकवर अधिकारी ने रिकॉर्डिंग की, लेकिन भाषण में सीधे हत्या का आदेश नहीं था, सिर्फ संकेत थे। विक्रम ने सोचा कि आरव खुद हाथ गंदे नहीं करता, वह विचार देता है, काम कोई और करता है। फार्म हाउस की निगरानी में एक और व्यक्ति दिखाई दिया। वह था डॉक्टर करण माथुर। करण एक रसायन वैज्ञानिक था जो पहले सरकारी लैब में काम करता था। उसे कुछ साल पहले अनुशासनहीनता के कारण हटाया गया था। अब वह आरव की प्रयोगशाला संभाल रहा था। करण को हिरासत में लिया गया। उसके लैब से वही जहर बरामद हुआ। करण ने पहले कहा कि यह सिर्फ शोध के लिए है, लेकिन जब उसे पीड़ितों के शरीर से मिले रासायनिक नमूनों से मिलान दिखाया गया तो वह घबरा गया। उसने स्वीकार किया कि जहर उसने बनाया, लेकिन उसने कहा कि आदेश आरव से नहीं बल्कि एक अज्ञात व्यक्ति से आते थे। भुगतान नकद में होता था और संपर्क एक मध्यस्थ के जरिए होता था। मध्यस्थ का नाम था रितेश। रितेश को ट्रैक किया गया। वह शहर छोड़ने की तैयारी में था। एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह सिर्फ संदेश पहुंचाता था। असल आदेश एक एन्क्रिप्टेड चैट से आते थे। उस चैट का यूजरनेम था 0। सना ने उस चैट सर्वर को ट्रैक किया। सर्वर एक प्राइवेट नेटवर्क पर था। उस तक पहुंचने के लिए विशेष कोड चाहिए था। रोहन ने फिर डिजिटल घुसपैठ की। कई दिनों की मेहनत के बाद वह 0 के नेटवर्क तक पहुंच गया। नेटवर्क में एक ही एडमिन था। आईपी एड्रेस हर बार बदलता था, लेकिन एक बार वह चूक गया। एक लॉगिन शहर के एक होटल से हुआ था। विक्रम टीम के साथ होटल पहुंचा। कमरे में आरव मौजूद था। उसके लैपटॉप में वही एन्क्रिप्टेड चैट खुली थी। अब सबूत सामने था। आरव ने गिरफ्तारी के समय शांत चेहरा बनाए रखा। उसने कहा कि वह अपराधी नहीं बल्कि सुधारक है। उसने दावा किया कि जिन लोगों की हत्या हुई वे भ्रष्ट थे। वह समाज को साफ कर रहा था। विक्रम ने कहा कि कानून का निर्णय अदालत करेगी, कोई निजी संगठन नहीं। जांच में खुलासा हुआ कि फाउंडेशन के नाम पर पैसा इकट्ठा कर एक गुप्त सूची बनाई जाती थी। उस सूची में वे लोग होते जिन्हें बाधा माना जाता। करण जहर तैयार करता, रितेश व्यवस्था करता और आरव अंतिम मंजूरी देता। यह एक व्यवस्थित सफाया अभियान था। अदालत में केस चला। आरव ने खुद अपनी पैरवी की। उसने नैतिकता की लंबी दलीलें दी, लेकिन डिजिटल और रासायनिक सबूत मजबूत थे। करण और रितेश ने भी गवाही दी। अंततः अदालत ने आरव को दोषी ठहराया। जन उत्थान फाउंडेशन को भंग कर दिया गया। पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिला। विक्रम ने महसूस किया कि अपराध कभी कभी आदर्शों की आड़ में भी आता है। कभी वह खुद को समाज सुधार कहता है, लेकिन अगर वह कानून तोड़ता है तो वह अपराध ही है। सना ने कहा कि हर दौर में कोई न कोई खुद को न्याय का ठेकेदार मान लेता है। विक्रम ने जवाब दिया कि इसलिए कानून की जरूरत है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद शहर फिर शांत हुआ, लेकिन विक्रम जानता था कि यह शांति अस्थायी है, क्योंकि लालच, बदला और शक्ति की चाह इंसान के भीतर हमेशा मौजूद रहती है। और जब तक ये भाव हैं, तब तक अपराध भी रहेगा। उसने अपनी टीम को तैयार रहने को कहा,
क्योंकि अगला खतरा कब और किस रूप में आएगा कोई नहीं जानता। राघव ने फाइल बंद की और कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गया। उसके सामने सबूतों का ढेर था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। विक्रम मल्होत्रा का पूरा साम्राज्य लालच और डर पर खड़ा था। शहर के बड़े कारोबारी, कुछ नेता और पुलिस के 2 अधिकारी उसके इशारों पर काम कर रहे थे। रिया की हत्या उसी जाल का हिस्सा थी। रिया ने अपने चैनल पर जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसने करोड़ों के हवाला नेटवर्क को उजागर कर दिया था। वह वीडियो अपलोड होने से पहले ही रोक दिया गया था। राघव को अब समझ आ गया कि रिया की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। उसने इंस्पेक्टर सीमा को कॉल किया। सीमा अब पूरी तरह उसके साथ थी। उसने कहा कि उसे भी अपने विभाग के भीतर चल रहे खेल का अंदाजा हो चुका है। दोनों ने तय किया कि सीधे कार्रवाई करने से पहले उन्हें लोकेशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और कॉल लॉग्स को सुरक्षित करना होगा। राघव ने अपने पुराने दोस्त अंशुल की मदद ली, जो साइबर एक्सपर्ट था। अंशुल ने विक्रम की कंपनी के सर्वर में छिपे शेल अकाउंट्स का पता लगाया। वहां से कई फर्जी कंपनियों के नाम सामने आए। हर कंपनी के जरिए पैसा बाहर भेजा जा रहा था। रिया ने इन्हीं कंपनियों के दस्तावेज इकट्ठा किए थे। राघव ने रिया के पुराने लैपटॉप को फिर से खंगाला। उसे एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिला। पासवर्ड उसकी और रिया की पहली मुलाकात की तारीख निकली। फोल्डर खुलते ही वीडियो फाइल सामने आ गई। उस वीडियो में विक्रम खुद एक सौदे की बातचीत कर रहा था। साथ में एक मंत्री की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। राघव ने गहरी सांस ली। अब उसके पास ठोस सबूत था, लेकिन उसे पता था कि यह खेल आसान नहीं होगा। विक्रम को जैसे ही भनक लगेगी, वह हमला करेगा। उसी रात राघव के घर के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकीं। 4 लोग हथियार लेकर उतरे। राघव पहले से तैयार था। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को पहले ही सूचना दे दी थी। सीमा अपनी टीम के साथ कुछ दूरी पर छिपी हुई थी। जैसे ही हमलावर दरवाजे की ओर बढ़े, सीमा ने घेराबंदी कर दी। 2 लोग मौके पर पकड़े गए। बाकी 2 भागने की कोशिश में घायल हुए और गिरफ्तार हो गए। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्हें विक्रम के खास आदमी रोहित ने भेजा था। ये गिरफ्तारी मीडिया में लीक कर दी गई। अगले दिन शहर में हड़कंप मच गया। राघव ने रिया का वीडियो अपने न्यूज़ नेटवर्क के जरिए लाइव चलाया। पूरा शहर टीवी पर वही देख रहा था। विक्रम का चेहरा स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। सरकार पर दबाव बढ़ गया। मंत्री ने पहले इनकार किया, फिर चुप्पी साध ली। सीमा ने आधिकारिक रूप से विक्रम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया। विक्रम अपने फार्म हाउस में छिपा था। उसे लगा था कि उसके पास बच निकलने का रास्ता है, लेकिन इस बार उसका नेटवर्क टूट चुका था। उसके कई साथी पहले ही पलटी मार चुके थे। सीमा और राघव फार्म हाउस पहुंचे। चारों ओर सुरक्षा थी, लेकिन पुलिस बल ज्यादा था। मुठभेड़ की नौबत आई। दोनों तरफ से गोलियां चलीं। अंत में विक्रम को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने कई और नाम उजागर किए। हवाला रैकेट, अवैध जमीन सौदे और फर्जी टेंडर का पूरा जाल सामने आया। रिया के केस को फिर से खोला गया। फोरेंसिक रिपोर्ट ने साबित किया कि उसकी कार के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। रोहित ने ये काम अपने लोगों से करवाया था। रोहित ने भी अपराध स्वीकार कर लिया। मुकदमा चला। राघव हर सुनवाई में मौजूद रहा। सीमा ने मजबूत चार्जशीट दाखिल की। डिजिटल सबूत, बैंक रिकॉर्ड और वीडियो ने केस को अटूट बना दिया। 6 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया। विक्रम मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा हुई। रोहित और उसके साथियों को भी लंबी सजा मिली। मंत्री को पद से हटाया गया और अलग जांच शुरू हुई। राघव कोर्ट के बाहर खड़ा था। पत्रकार उससे सवाल पूछ रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा कि यह जीत उसकी नहीं बल्कि सच्चाई की है। रिया की मां उसके पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा कि अब उन्हें चैन मिलेगा। राघव ने रिया के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। ये ट्रस्ट खोजी पत्रकारों को कानूनी और तकनीकी मदद देगा। वह चाहता था कि कोई और रिया अकेली न पड़े। सीमा को विभाग में प्रमोशन मिला। उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जो अधिकारी पहले विक्रम के साथ थे, वे निलंबित कर दिए गए। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अवैध नेटवर्क टूट चुका था। कई छोटे कारोबारी जो दबाव में थे, अब खुलकर काम करने लगे। एक दिन राघव ने रिया की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि डर सबसे बड़ा अपराधी है। अगर डर को हटा दिया जाए तो अपराध खुद कमजोर हो जाता है। राघव ने डायरी बंद की। उसे लगा कि रिया की आवाज़ अब भी उसके साथ है। समय बीता। राघव ने अपनी पत्रकारिता जारी रखी।
अब वह पहले से ज़्यादा सतर्क था, लेकिन उतना ही निडर भी। एक शाम उसे एक नया ईमेल मिला। किसी ने शहर के बाहर चल रहे अवैध मेडिकल रैकेट की जानकारी भेजी थी। उसने मुस्कुराते हुए लैपटॉप खोला। उसे पता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसने सीमा को मैसेज किया। सीमा ने जवाब दिया कि वह तैयार है। राघव ने रिया की तस्वीर की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा कि यह सफ़र यहीं खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक अध्याय का अंत है। कहानी अब नई दिशा में बढ़ेगी। लेकिन इस बार कहानी में डर नहीं होगा। इस बार कहानी में उम्मीद होगी। सच्चाई की लड़ाई लंबी है, पर जीत संभव है। राघव ने अपने चैनल पर अगली इन्वेस्टिगेशन की घोषणा की। लोगों ने उसका साथ दिया। शहर ने सीखा कि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे गिराया जा सकता है। रिया का नाम अब सिर्फ एक पीड़ित का नाम नहीं था, वह साहस का प्रतीक बन चुका था। राघव ने आखिरी बार कोर्ट की सीढ़ियों की ओर देखा। फिर वह आगे बढ़ गया। उसके कदमों में अब बोझ नहीं था। उसकी आंखों में एक साफ दिशा थी। कहानी ने दर्द से शुरुआत की थी, लेकिन अंत में न्याय ने अपना रास्ता बना लिया। और इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ।